वेलकम फ्रेंड्स, आरवी एजुकेटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मनोविज्ञान की जांच विधियों में पार्ट 5 में हम सहसंबंधात्मक विधि देखेंगे। इसकी इंग्लिश है कोरिलेशनल मेथड। इस विधि में अन्वेषणकर्ता मतलब इन्वेस्टिगेटर जो होता है वह दो चरों या दो घटनाओं या दो व्यवहारों के बीच सहसंबंध ज्ञात करता है और फिर निष्कर्ष निकालता है कि दो चरों के मध्य साहचर्य या संबंध है या नहीं। समाज में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका संबंध किसी घटना या अन्य चर से होता है, जिसको प्रयोगशाला में करना संभव ही नहीं होता है और किसी एक समूह को उस स्थिति में डालकर प्रयोग करना भी संभव नहीं होता है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए हमें देखना है कि ज्यादा मोबाइल देखने से क्या ज्यादा आंखें खराब होती हैं। तो क्या हम एक ग्रुप को बहुत ज्यादा मोबाइल देखने के लिए प्रेशराइज करेंगे और एक ग्रुप को मोबाइल नहीं देखने देंगे? क्या यह व्यवहारिक या नैतिक रूप से सही होगा? तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए हम एक ही ग्रुप में जो मोबाइल ज्यादा देखता हो उस ग्रुप पर हम दोनों तरह की चीजें देखेंगे। क्या चीजें देखेंगे कि पहला ये देखेंगे कि जो अधिक मोबाइल देखता है उसका मापन करेंगे कि घंटे देखता है, मतलब उसका स्क्रीन टाइम क्या है। और दूसरी चीज देखेंगे कि उनके आंखों का स्वास्थ्य क्या है, कि किसकी आंखें खराब है, कितने % लोगों की आंखें खराब है, कितने % लोगों की आंखें नहीं खराब हैं। और अंत में क्या करेंगे कि उनसे हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि दोनों मतलब मोबाइल देखने में और आंखों के खराब होने में क्या कोई सहसंबंध है। अच्छा, इनको जो समूह पर सहसंबंधात्मक विधि का प्रयोग करके विशेष सांख्यिकी का उपयोग करके निर्धारित करते हैं कि दोनों बातों में सहसंबंध है या नहीं। मतलब कि दोनों चरों के संबंधों की मात्रा, मतलब कि मोबाइल भी देखने की मात्रा अधिक है या कम है, या फिर आंखों के खराब होने की भी मात्रा अधिक है या कम है, या उसका दिशा डायरेक्शन जो भी चीज हम देख रहे हैं उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे, जिसको गणितीय लाभांक से निकाला जाता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाला जाता है। उसे सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशनल कोएफिशिएंट कहते हैं। इसका विस्तार +1 से लेके -1 तक हो सकता है। इसका बीच में 0 भी आ सकता है। +1 गुणांक आता है, अर्थात पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। मतलब कि मोबाइल टाइम ज्यादा होता है तो आंखें खराब होती ही होती हैं, ये पूरा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो गया। और -1 यह पूर्ण ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इसका कोरिलेशन हुआ। तो अब पूर्ण निगेटिव कैसे हो सकता है कि अगर हम मोबाइल देखते हैं तो आंखें बिल्कुल नहीं खराब होती हैं। निगेटिव कोरिलेशन है मोबाइल देखने में और आंखों के खराब होने में। जैसा हमने बताया कि धनात्मक संबंध पॉजिटिव संबंध कब होगा? जब दोनों चरों में समान प्रवृत्ति होगी। जैसे एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी मान बढ़ेगा। और निगेटिव में ऋणात्मक में इसके विपरीत स्थिति होगी, एक का मान बढ़ेगा तो एक का मान घटेगा। मतलब जितना ज्यादा मोबाइल देखेंगे उतनी ज्यादा ठीक हमारी आंखें होंगी। लेकिन होता क्या है कि पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक या शून्य संबंध मिलना प्रायः कठिन सा होता है, बहुत रेयर होता है। हालांकि 0.02 प्लस में है या -0.02 इत्यादि आ रहा है, बहुत थोड़ा, तो हम इसे कहते हैं कि ये कोई सार्थक सा संबंध नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये किसी और भी कारण से हो सकता है। अब इसमें कुछ गुण भी हैं, दोष भी हैं। सबसे पहला इसका गुण क्या है कि इस विधि में ऐसी समस्याओं का अध्ययन आसानी से किया जाता है जिसे व्यवहारिक या नैतिकता के ख्याल से प्रयोगात्मक विधि द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे हमने मोबाइल, हम बहुत जबरदस्ती किसी को 10 घंटा मोबाइल दिखा सकते हैं क्या? यह नैतिकता के आधार पर भी यह गलत बात है और व्यवहारिक भी नहीं है। इसी प्रकार और भी जो हम केसेस लेते हैं कि धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है, तंबाकू खाने से माउथ कैंसर हो सकता है, या तनाव से शुगर हो सकता है, इन सब चीजों को हम जबरदस्ती प्रयोगशाला में बैठाकर उस परिस्थिति में डालकर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम इस विधि से ऐसी समस्याओं का प्रयोग करें और निष्कर्ष निकालें। दूसरा क्या इसका गुण है कि इसके जो आंकड़े जो प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों के आधार पर प्रेडिक्शन करना इजी हो जाता है। जैसे हमारे ये आंकड़े प्राप्त हो गए कि हाँ मोबाइल देखने से आंखें खराब होती है, तो हमने प्रेडिक्शन कर लिया, तो इसके आधार पर सिद्धांत या नियम बना सकते हैं कि
ज्यादा स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। आइए दोष या डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। अब दो चरों के बीच यहाँ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखता, इसका अध्ययन करना संभव नहीं होता। अब ये कैसे, मतलब इसको समझिए। अच्छा स्वास्थ्य होना आपकी आंखों का केवल मोबाइल से संबंधित है। हो सकता है कि आप मोबाइल न देखते हो, लेकिन आप अच्छा भोजन न करते हो, या फिर आप अपनी आंखों का ख्याल न रखते हो, तो आपकी आंखें यूं भी खराब हो सकती हैं। या फिर आप मोबाइल बहुत देखते हो, आप ध्यान देते हो कि उस तरह से जोर न पड़े, या फिर आप आंखों के लिए बहुत कुछ रेमेडीज वगैरह लेते हो, तो ये आप क्लियर नहीं कर सकते ये कॉज इफेक्ट है, वो उसी के कारण हो रहा है, ऐसा संभव नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, पूर्व कथन तो कर सकते हैं कि मोबाइल देखने से आंखें खराब होती हैं, लेकिन ग्रुप के लिए ये संभव है। प्रत्येक व्यक्ति पे ये उसी तरह लागू नहीं होगा। हो सकता है 10 लोग उस ग्रुप में हो, किसी पे ना हो, किसी पे हो, ज्यादातर लोगों पे है, तो हमारा परिणाम ये आएगा कि कोरिलेशन है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों पे ना हो। इन सब के बावजूद क्या है, ये दोष और गुण दोष सब होने के बावजूद भी यह एक महत्वपूर्ण विधि होती है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में काफी किया जाता है। क्योंकि सामाजिक परिवेश में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें हम नैतिक या व्यवहारिक रूप से प्रॉब्लम ना आ जाए, इसके लिए हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, तो हमें इस प्रकार से करना पड़ता है। हम दो ग्रुप नहीं ले सकते, तो एक ही ग्रुप के अंदर हम कोरिलेशन निकालकर किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अब अगली कड़ी पे हम आएंगे मनोविज्ञान की जांच विधियों पे अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग के मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू।